एक तो मेरा ये कहना है कि सर्दी के दिन हैं, कोट पहन पहन के सब आए हैं, उसमें ये एसी चलाने की क्या जरूरत है? ये एसी बंद कर दिए जाए। आवाज भी इससे गूंजती है। देखो, प्रधानमंत्री जी ऊर्जा बचाने के पक्षधर हैं, तो जब जरूरत हो तो ही बिजली खर्चा करो भैया। कम से कम सर्दी के दिनों में तो हम ऊर्जा बचाने का काम करें। तो ये बंद करवा दें, सेंट्रली कहीं बंद होंगे तो इनकी आवाज भी नहीं गूंजेगी। आज हमारे साथ सौभाग्य से वैज्ञानिक गण या वैज्ञानिक सोच रखने वाले मित्रगण और हमारे इनोवेशन के क्षेत्र में चमत्कार करने वाले मेरे सभी भांजे भांजियों, आप सबका इस कार्यक्रम में मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखो, जब वैज्ञानिक हम कहते हैं तो थोड़ा मानसिकता ऐसी बनने लगती है कि बड़े गंभीर हैं, कभी मुस्कुराते नहीं हैं, लगातार सोचते ही रहते हैं। लेकिन ये साइंस फेस्टिवल है और इसलिए इसमें हम जरा फेस्टिवल के मूड में रहें। बहुत गंभीर रहने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। इसलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अब जरा लगा कि यूथ यहां पर बैठा हुआ है। मैं सबसे पहले जितेंद्र सिंह जी, आपको, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि साइंस फेस्टिवल का आयोजन आज मध्य प्रदेश की धरती पर, वो भी मैनिट में किया गया। मैनिट मध्य प्रदेश का गौरव है और मैनिट भारत की शान है। और मैं कई वर्षों से मैनिट आता रहा हूं, इस बार थोड़े ज्यादा दिन हो गए। सचमुच में भारत का सोच ही वैज्ञानिक है। नवाचार, इनोवेशन, साइंटिफिक सोच, ये भारत की संस्कृति में है, भारत की माटी में है, भारत की जड़ों में है। आज से नहीं, हजारों साल पहले से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत आगे है। लेकिन उसका प्रकटीकरण आधुनिक काल में अगर मैं कहूं तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। केवल दो उदाहरण देखो। कोविड का कठिन काल आया, हम लोग तरसते थे कि वैक्सीन बनाएगा तो कौन बनाएगा। पश्चिम के देश बनाएंगे, कहीं अमेरिका में बनेगी, यूके में बनेगी, जर्मनी जापान में बनेगी। हम कभी कल्पना नहीं करते थे कि इतने जल्दी हमारे देश में किसी पैंडेमिक की, किसी महामारी की वैक्सीन बन जाएगी। पहले भी वैज्ञानिक थे, उनमें क्षमता थी, प्रतिभा थी, योग्यता थी, लेकिन जरूरत थी लीडरशिप की। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने चमत्कार किया और 8 महीना में 2 स्वदेशी वैक्सीन बना के दे दी। 8 महीना में 2 स्वदेशी वैक्सीन और 200 करोड़ से ज्यादा डोज लगे भारतीयों। लेकिन 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन देने का चमत्कार किया तो भारत ने किया। यह हमारे वैज्ञानिकों की क्षमता ऐसे एक नहीं, अनेकों उदाहरण है। अभी हम कह रहे थे अलग अलग उपग्रह लॉन्च करने का मामला। एक जमाना था भारत के उपग्रह और कोई लॉन्च करता था। आज हम केवल अपने उपग्रह लॉन्च नहीं कर रहे, दुनिया के कई देशों को उपग्रह लॉन्च करने का चमत्कार हो रहा है, तो भारत की धरती से हो रहा है। तो हमारा सोच कोई आज से नहीं, हमारा सोच बरसों से वैज्ञानिक है। मैं जो बच्चे आए उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि विज्ञान को टेक्नोलॉजी की जननी माना जाता है, लेकिन विज्ञान की भी जननी अगर कोई है तो वो है जिज्ञासा। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अब मैं उदाहरण आपको देता हूं, सचमुच में बच्चों में कितनी जिज्ञासा होती है। ये जिज्ञासा ही हमको खोज के लिए, इसके पीछे साइंटिफिक सोच क्या है, कारण क्या है, वो सिखाने के लिए प्रेरणा देती है। और फिर बड़े बड़े इनोवेशन हो जाते हैं, अनुसंधान हो जाते हैं, कई छुपे हुए सत्य सामने आ जाते हैं। अब न्यूटन
पेड़ के नीचे बैठे थे। पेड़ हिला, हवा चली, फल टूटा, जमीन पे गिरा, ये साधारण घटना थी। ये कई सालों से हो रही थी। अगर और कोई सामान्य सोच वाला होता तो यही सोचता कि हवा चलती है, पेड़ हिलता है, फल टूटता है, कहां गिरता है? जमीन पे ही तो गिरता है। लेकिन न्यूटन की जिज्ञासा जागी, वो सोचने लगे, हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, धरती पे क्यों गिरा, नीचे क्यों आया, ये बीच में क्यों नहीं अटका, ये ऊपर क्यों नहीं गया? और कहते हैं उस समय जो लोग आ रहे थे जा रहे थे, न्यूटन को समझ में नहीं आया। उन्होंने लोगों को बुलाया और बुला के पूछा, एक प्रश्न का मुझे उत्तर नहीं मिल रहा, मेरी मदद करोगे क्या? लोगों ने पूछा, सवाल बताओ। तो न्यूटन ने वही कहा, हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे गिरा। तो लोगों ने कहा, जमीन पे नहीं गिरता तो कहां गिरता? तो न्यूटन ने कहा, बीच में क्यों गिरता, आसमान में क्यों नहीं गया? तो कुछ लोगों ने कहा कि ये तो गया काम से, बरसों से देख रहे हैं, अगर कोई चीज ऊपर से गिरती तो नीचे ही आती। लेकिन ये जिज्ञासा थी जिसने न्यूटन को रुकने नहीं दिया और अंततः न्यूटन ने सोच खोज के निकाल दिया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की ताकत होती है, शक्ति होती है, इसलिए ऊपर से चीज नीचे गिरती है। ये जिज्ञासा जरूरी है। और इसलिए अलग अलग रसायनों को मिला के कोई नया रसायन बना देना, ये जिज्ञासा का परिणाम है। देखो इसमें मिला के ये देखो, इसमें मिला के ये देखो। चांद पे हम तो पहले बचपन में कहते थे एक बुढ़िया बैठ के सूत काट रही है, लेकिन ये जिज्ञासा थी कि चलो देखो चांद पे जाएंगे, मंगल पे जाएंगे। ये जिज्ञासा है जो हमसे काम करवाती है। हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी बात कही थी। मैं विशेषकर बच्चों से कहना चाहूंगा, हमारा सारा ज्ञान और हमारी सारी योग्यताएं जिज्ञासा के बिना बेकार है, व्यर्थ है। और इसलिए मैं आज जो बच्चे यहां बैठे हैं जो सचमुच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, ये बच्चे चमत्कार कर रहे हैं कई क्षेत्रों में। अभी स्टार्टअप्स का हमने देखा, भारत स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम में, स्टार्टअप्स बनाने में यूनिकॉर्न हो चाहे चीता हो, दुनिया में तीसरे नंबर पे आ गया है। और ये चमत्कार किया तो हमारे बच्चों ने किया है, जिसमें मध्य प्रदेश के बच्चे भी सम्मिलित हैं। मैं सभी बच्चों ये कहना चाहूंगा कि ये जिज्ञासा, जानने की इच्छा, ये जिजीविका मन में बनी रहनी चाहिए। तो लगातार आप नई खोज करने में, लेकिन जिज्ञासा एक बुढ़िया बैठ के सूत काट रही है, लेकिन ये जिज्ञासा थी कि चलो देखो चांद पे जाएंगे, मंगल पे जाएंगे। ये जिज्ञासा है जो हमसे काम करवाती है। हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी बात कही थी। मैं विशेषकर बच्चों से कहना चाहूंगा, हमारा सारा ज्ञान और हमारी सारी योग्यताएं जिज्ञासा के बिना बेकार है, व्यर्थ है। और इसलिए मैं आज जो बच्चे यहां बैठे हैं जो सचमुच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, ये बच्चे चमत्कार कर रहे हैं कई क्षेत्रों में। अभी स्टार्टअप का हमने देखा, भारत स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम में, स्टार्टअप्स बनाने में यूनिकॉर्न हो चाहे चीता हो, दुनिया में तीसरे नंबर पे आ गया है। और ये चमत्कार किया तो हमारे बच्चों ने किया है, जिसमें मध्य प्रदेश के बच्चे भी सम्मिलित हैं। मैं सभी बच्चों ये कहना चाहूंगा कि ये जिज्ञासा, जानने की इच्छा, ये जिजीविका मन में बनी रहनी चाहिए। तो लगातार आप नई खोज करने में, लेकिन जिज्ञासा के साथ एक चीज और जरूरी है, वो है जिद। देखो जिद चाहिए। अगर आपके मन में जिद नहीं है जानने की, तो आप केवल सोच के रह जाओगे। जो सोच और इसलिए हमने मध्य प्रदेश में ओपी सक्लेचा जी ने भी बहुत मेहनत की। जिज्ञासा और जिद, इस फार्मूले पर हमने मध्य प्रदेश की साइंस और टेक्नोलॉजी की पॉलिसी बनाई है। मैं एक बात और आज गर्व के साथ कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और उस भारत के निर्माण में साइंस और टेक्नोलॉजी का, इनोवेशन का
एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है और प्रधानमंत्री का सोच पूरी तरह से साइंटिफिक है। लेकिन जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था, भारत की माटी और जड़ों में ये बात आज नहीं, हजारों साल प्राचीन समय से एक नहीं अनेकों वैज्ञानिकों के नाम हैं। एक तरफ हमने धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में योग, ध्यान, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि, पता नहीं ब्रह्मांड के कितने सत्यों को खोजने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, आप सोच के देखें, हम लोग रामायण पढ़ते थे तो रामायण में 1919 के पहले जब राइट बंधुओं ने हवाई जहाज बना लिया था, उसके पहले कब से पुष्पक विमान का उल्लेख था। 7000 साल पहले भारत में विमान की कल्पना थी। पुष्पक विमान जैसी न केवल कल्पनाएं बल्कि वो साकार भी हुई थी। और केवल इतना नहीं, जॉन डाल्टन के परमाणुवाद से 2000 साल पहले, मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, महर्षि कणाद, उन्होंने परमाणुवाद को प्रतिष्ठित किया था। कणाद का नाम मेरे बच्चे जानते होंगे, नहीं जानते तो जानना चाहिए। और केवल इतने ही नहीं, न्यूटन से भी सदियों पहले भारत के खगोल विज्ञानी भास्कराचार्य ने साबित कर दिया था कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को एक विशेष शक्ति के साथ अपनी तरफ आकर्षित करती है। केवल इतने ही नहीं, अथर्ववेद में पहली बार लक्षणों के आधार पर ज्वर, खांसी, डायरिया और कुष्ठ जैसी बीमारियों को पहचान और उसकी चिकित्सा में कौन सी औषधि प्रयुक्त होगी उसका वर्णन मिलता है। ईसा से 600 साल पहले तक्षशिला और हमारा वाराणसी औषध विज्ञान के बड़े केंद्र बनकर उभरे थे। और दो प्रमुख ग्रंथ जिनका आज मैं गर्व के साथ उल्लेख करना चाहूंगा, चरक की चरक संहिता और सुश्रुत की सुश्रुत संहिता। मित्रों, मैं विशेषकर बच्चों को बताना चाहता हूं, ये आधुनिक मेडिसिन और सर्जरी विज्ञान के आधार बने, ये मेरा दावा है। और एक बात अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, विशेषकर बच्चों को बताना चाहता हूं कि आधुनिक विज्ञान में तो सर्जरी का सिलसिला कुछ सदियों पहले प्रारंभ हुआ और वैदिक युग में सुश्रुत जैसे सफल शल्य चिकित्सक थे, सर्जन थे। हड्डियों को जोड़ने, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, यहां तक कि प्लास्टिक सर्जरी की विधि का भी सुश्रुत संहिता में वर्णन है। और यह हम नहीं कहते, जमाना कहता है। मेलबोर्न के रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जरी में आज भी सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत की प्रतिमा लगी हुई है ऑस्ट्रेलिया में। और इसलिए ये कोई ये ना सोचे कि विज्ञान हमने कोई पश्चिम से लिया है। पश्चिम तो बहुत बाद में प्रकाश में आया है। गैलीलियो और कोपरनिकस से बहुत पहले, 500 वर्ष पहले आर्यभट्ट ने, और उनके बाद 12 पीढ़ी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गति की गणना के आधार पर नवग्रह तथा नक्षत्रों की सही स्थिति ज्ञात करने की खगोलीय विधि का वर्णन कर दिया था। ये नवग्रह कोई हमारे लिए नए, ब्रह्मा, मुरारी, त्रिपुरांतकारी, भानु, शशि, भूमि, सुतो, बुधश्च, गुरुश्च, शुक्रा, शनि, राहु, केतवा, सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। कब से हम नवग्रहों के बारे में हमारे ऋषि जानते हैं, हमारे महर्षि जानते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, आज दावे के साथ कहता हूं, भारत का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, भारत का सोच वैज्ञानिक है। और पूरी जिम्मेदारी के साथ आज मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे को नहीं काटते बल्कि उसका समर्थन करते हैं। जहां विज्ञान समाप्त होता है वहां से अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ होती है, वहां से अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ होती है। आज नहीं, हजारों साल पहले, एक नहीं, इसके कई उदाहरण हैं। आप सबको ये तो दुनिया मानती है, दुनिया मानती है। और मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, विज्ञान और अध्यात्म के इस पूरे हमारे इंटरकनेक्ट को भारत ने पहले समझा है और समझकर ही नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन ने कहा था
20वीं सदी विज्ञान की सदी हो सकती है, लेकिन 21वीं सदी वैज्ञानिक अध्यात्म की सदी होगी। 21वीं सदी। ये आज मैं कह रहा हूं, गणती गणना में शून्य के प्रतिपादन का श्रेय ऋषि भास्कराचार्य जी को जाता है। जब जीरो दिया मेरे भारत में, ये तो सारी दुनिया कहती है। दशमलव का खोज अगर कहीं हुई है तो हमारे भारत की धरती पर हुई है। गणतज्ञ पिंगल की संकल्पना कालांतर में फिबोनाची सीरीज बनकर अनुदित हुई है, और आधुनिक कंप्यूटर जिस बाइनरी अंकों के आधार पर जटिल गणना कर रहे हैं, उस बाइनरी प्रणाली का प्रथम वर्णन भी पिंगल ने कर दिया था। चक्रीय समीकरण हल करने की प्रणाली ब्रह्मगुप्त, जयदेव और भास्कर की देन है, और वर्ग समीकरण हल करने और गोले का आयतन ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र आज भी उपयोगी है। ये भारत है। मैं फिर कहना चाहता हूं, यज्ञ के वेदिका के निर्माण की जो प्रक्रिया में आप देखेंगे, भारतीय ऋषि ज्ञानमिति, त्रिकोणमिति और बीज गणित में कितने दक्ष थे। मित्रों, आज इस प्राचीन ज्ञान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अम्ल और क्षार का उत्पादन कर रंगों का निर्माण आज नहीं, हजारों साल पहले से हमारे भारत में होता चला आया है। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा, मैं कोट करना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि हम प्राचीन भारतीयों के बहुत एहसानमंद हैं जिन्होंने हमें गिनना सिखाया, जिसके बिना अधिकांश आधुनिक वैज्ञानिक खोजें असंभव होती। ये कहने वाले आइंस्टाइन है। मित्रों, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे गणित विज्ञान, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, ऊर्जा और पृथ्वी पर जीवन संबंधी खोज के अनेकों उदाहरण हैं जो बताते हैं कि हमारा सनातन वैदिक ज्ञान कितना विकसित था। अब इस वैज्ञानिक ज्ञान को हम सप्रमाण भी सामने लाने का आज दुनिया के सामने काम भी कर रहे हैं और उसमें सफल भी हो रहे हैं। और इससे मैंने ये कहा कि उस वैज्ञानिक सोच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाया तो भारत आज दुनिया में चमत्कार करो। मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं, 21वीं सदी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मोदी जी के नेतृत्व में ही अगर उसमें दुनिया का नेतृत्व करेगा तो भारत करेगा। भारत और तो मैं बच्चों से कहना चाहता हूं, हमको अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को और विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। और इससे मध्य प्रदेश में हमने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति बनाई, हमारी साइंस टेक्नोलॉजी की नीति हमने बनाई। और उस नीति में 3 प्रमुख बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। नंबर 1, विज्ञान, मतलब वैज्ञानिक सोच और समझ को दैनिक जीवन का अंग बनाना। कि हर एक चीज दैनिक जीवन का अंग कैसा बन सकता है? वैज्ञानिक सोच और समझ। नंबर 2, टेक्नोलॉजी, सरकार और समाज में आधुनिक तकनीकी का अधिक से अधिक इस्तेमाल और उपयोग करना। और नंबर 3, इनोवेशन, नवाचार, नया सोचने, नई सीखने और नई पहल करने वाली पीढ़ी का निर्माण करना। ये जरूरी है और इसलिए समाज में वैज्ञानिक सोच का प्रसार करना, साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को का इकोसिस्टम विकसित करना, विज्ञान और तकनीकी पर आधारित उद्यमता को बढ़ावा देना, भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का संरक्षण और संवर्धन, उसके लिए अनेकों काम कर रहे हैं। आज मैं उसका वर्णन अभी नहीं करना चाहता। तकनीकी का अधिक से अधिक उपयोग विकास में भी, जन कल्याण में भी और गुड गवर्नेंस में भी, ये हमारा उद्देश्य है। और ये स्टेम की बात कही जाती है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, लेकिन मध्य प्रदेश उससे आगे बढ़ के स्टीम की पद्धति की बात करता है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग के साथ आर्ट और मैथमेटिक्स। हमने जो सीएम राइज स्कूल खोले हैं उसमें हम स्टीम लैब्स भी बनाने का काम कर रहे हैं। नई स्टार्टअप नीति हमने बनाई है। मैं विशेषकर अपने बच्चों से कहना चाहूंगा, सोचते रहो
इनोवेटिव आइडिया अगर तुम्हारे पास है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, निराश नहीं होने दूंगा। मैं स्टार्टअप के बारे में मध्य प्रदेश के बच्चों को कहना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में एक साल में 2600 स्टार्टअप्स बने, 2600। और ये केवल इंदौर में नहीं, इंदौर में तो है, लेकिन हमारे टीयर 2 टीयर 3 के जो सिटीज हैं, हमारे कस्बे हैं छोटे छोटे, वहां से प्रतिभाशाली वैज्ञानिक निकल रहे हैं जो नया नया इनोवेशन कर रहे हैं। और हमारी स्टार्टअप की कंपनियां यूनिकॉर्न में शामिल हो रही है। 7-7, 8-8 हजार करोड़ की कंपनियां हमारे बच्चों ने बनाई। और इसलिए मैं आज गंभीरता से कहना चाहता हूं, इस सोच को, इस विचार को रुकने मत दो। मन में अगर इनोवेटिव आइडिया आए, उसको जमीन को उतारने का प्रयास करो। तुम्हारे साथ मध्य प्रदेश की सरकार खड़ी है, तुम्हारे साथ हम खड़े हैं। स्टार्टअप नीति इसी सोच से हमने बनाने का पूरा प्रयास किया है। और अभी मैं बहुत विस्तार में नहीं बोलूं, लेकिन स्टार्टअप इनोवेटिव आइडिया है तो जमीन को उतारने के लिए पूंजी कहां से आए? हमने स्टार्टअप नीति में तय किया है 1 करोड़ रुपए तक की हम सहायता देंगे। हम ये भी तय कर रहे हैं इंदौर में हम अभी स्टार्टअप पार्क बना रहे हैं, जरूरत पड़ी भोपाल में बनाएंगे, ग्वालियर जबलपुर में बनाएंगे। आपको पैसे की दिक्कत है तो वेंचर कैपिटल फंड, उससे भी हम पैसा लगाएंगे। और प्राइवेट कई संस्थाएं और उद्योगपति आगे आए हैं जो स्टार्टअप में पैसा लगाने को तैयार है, हम उनसे भी टाई अप करने का काम करेंगे। लेकिन अब सोचो, और इनोवेटिव आइडिया है तो मरने मत दो उसको, जिद से उसको जमीन पे उतारने का प्रयास करो। अब जब स्टार्टअप पार्क बनेगा अगर आपके पास अभी कोई इनोवेटिव आइडिया है और उसके लिए आपको स्पेस चाहिए तो हम उस स्पेस का किराया भी देने का काम करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप स्टार्टअप नीति को ढंग से पढ़ें, सोचें और फिर खुद आगे बढ़ के काम करें। याद रखना, व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा ही बन जाता है। आज मैं अपने बच्चों को कहना चाहता हूं, तुम सोचो कि मैं क्या कर सकता हूं तो तुम कुछ नहीं करो। मोह की मक्खी उड़ाने भी पड़ोसी को आना पड़ेगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने यह कहा था कि तुम केवल साधारण 3.5 हाथ के हाड़ मास के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो। और दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। अगर इस सोच से आगे बढ़ोगे तो दुनिया का हर बड़ा काम तुम्हारे हाथों से होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और इसलिए इस उत्साह के साथ इस साइंस फेस्टिवल में आप लोग भाग लें। मैं फिर एक बार प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूं। सचमुच में कई बार मन को बहुत गर्व होता है। अगर वैक्सीन ना होती तो आप सबके मुंह में अभी भी मास्क बंधे रहते। ये नरेंद्र मोदी जी का ही चमत्कार है कि हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और आज साइंस फेस्टिवल आज इतने धूमधाम से कर रहे हैं। मैं फिर एक बार प्रधानमंत्री जी को, जितेंद्र सिंह जी को साइंस फेस्टिवल मध्य प्रदेश की धरती पर मैनिट में आयोजित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। देवियों सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, धन्यवाद सर। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं। विज्ञान महोत्सव में पहली बार डेली न्यूज़लेटर निकालने जा रहा है, जिसका पहला संस्करण आज रिलीज होने जा रहा है, जिसके लिए मैं फिर से माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी और जितेंद्र सिंह जी सर और हमारे अन्य अतिथियों को न्यूज़लेटर रिलीज के लिए आमंत्रित करती हूं। और मैं अब आवाज देना चाहूंगी पुष्पेंद्र पाल सिंह जी को। और मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि हम लोग न्यूज़ लेटर का रिलीज यहां पर करें। देवी और सज्जनों, आप सभी की जोरदार तालियों के साथ तालियों की आवाज। धन्यवाद। धन्यवाद।
और मैं इसके साथ ही अब फिर से आवाज देना चाहूंगी माननीय डॉक्टर सुधांशु प्रति जी को। तो आप देख रहे थे सीधी तस्वीरें कि किस तरीके से भोपाल में पहली बार 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय साइंस फेस्टिवल चल रहा है और इस दौरान खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे वहां पर और संबोधित किया इस सम्मेलन को। और किस तरीके से विज्ञान आगे बढ़ रहा है और विज्ञान के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, ये एक उन्होंने और बात कही कि किस तरीके से कोरोना काल में 2 वैक्सीन बनाने के बाद भारत ने तमाम देशों को 200 देशों के करीब जो है वो अपनी ये वैक्सीन पहुंचाई है। कई देश ऐसे थे जिन्हें जरूरत थी वैक्सीन की और भारत ने एक बहुत ही अद्भुत इसका उदाहरण दिया कि किस तरीके से भारत में वैक्सीन जल्द बनाई गई और साथ ही साथ न्यूज लेटर का भी जो है यहाँ पर रिलीज किया गया। राजेश गोखले जी, डॉक्टर एम रवि चंद्रन जी, डॉक्टर एस क्राइसेल्वी जी, डॉक्टर सुधीर भदौरिया जी और अंत में मिस्टर निकुंज श्रीवास्तव जी। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगी कि सभी अपने अपने स्थान पर यहाँ पर खड़े हो जाएं, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ते हैं नेशनल एंथम के साथ। और उसी के साथ मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, चलते हैं नेशनल एंथम के साथ। गण मन अधिनायक जय हे भारत भारत माता की, भारत